चलिए भाई, हम लास्ट टाइम आपका क्या रह गया था? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हम कर रहे थे, है ना? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में छोटे से दो पॉइंट्स रह गए थे बस। माइक्रोब्स तो हो गया था, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन कर रहे थे, उसमें रह गए थे पॉइंट्स। एक ये ट्रांसजेनिक एनिमल वाला आई थिंक, और एथिकल इश्यूज और बायोपायरेसी, है ना? ये रह रहा था, इसको आज हम कंप्लीट करते हुए आपका जो थोड़ा लेंदी चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल इनहेरिटेंस है, मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोलते हैं इसको, वो हम स्टार्ट करेंगे आज इन पॉइंट्स को खत्म करने के बाद। ठीक है, चलिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स देखिए क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनका डीएनए हमने ऑल्टर किया होता है या मैनिपुलेट किया होता है। डीएनए ऑल्टर और मैनिपुलेशन से हमारा क्या मतलब है? कि हमने उनके डीएनए में कुछ ऐसा जीन डाल दिया बाहर से, फॉरेन जीन जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं बना के दिखा देती हूँ और इजी हो जाएगा। हमने क्या किया, जो डीएनए था, उस डीएनए में हमने बाहर से कोई जीन इनकॉर्पोरेट करवाया है इस डीएनए के अंदर, इस एनिमल के डीएनए के अंदर हमने बाहर से कोई जीन जो है वो इनकॉर्पोरेट करवाया है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इस जीन का जो भी फंक्शन था वो इस डीएनए में आ गया और वो फिर वो एनिमल शो करेगा। मान लो, जस्ट इन केस आप मान लीजिए कि हमने कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया। ठीक है, मान लो हमने कोई ट्रांसजेनिक शीप बना ली। ठीक है, कोई भी हमने ट्रांसजेनिक शीप बना ली, या उससे भी इजी ऑप्शन अगर हम ले, हमने क्या बनाया, कोई भी ट्रांसजेनिक काऊ बना ली। ठीक है, जो हमें बहुत ज्यादा मिल्क दे रही है। ठीक, ऐसी काऊ बनाई। अब ट्रांसजेनिक काऊ से हमारा क्या मतलब है, हमने उसके डीएनए में एक ऐसा जीन डाला है जो कि ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करवा सकता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसजेनिक काऊ नॉर्मल काऊ या नॉर्मल केटल से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा अमाउंट का मिल्क दे रही है हमको। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, ये हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स में करवानी होती है। डिजायर्ड जीन को अगर हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स में शो करवाना है तो हम टेक्निक ये यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जो एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं या यूज किए जाते हैं? सबसे कॉमन जो एग्जांपल जिसका मैं आपको बताऊं, रैट। अराउंड 95% ऑफ ऑल दी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर रैट ओनली। ओके, और बाकी कुछ जो बहुत कॉमन है, दैट इज रैबिट्स वगैरह, शीप और काउ। केटल में तो बहुत सारे हैं, केटल में बहुत सारे हैं, फिशेस। ठीक है, तो ये सारे जो है कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जो बनाए गए हैं साइंटिफिकली और उपयोग में है, इस्तेमाल में है। ठीक, अब इसका पर्पस क्या है, वाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड, क्यों बनाए जाते हैं? देखो, आपको पता है कि इस वक्त आज की डेट में आपके पास आपकी बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजी है वो सब आपको पता है। आप अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, आपने 11th में सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है। ठीक है, अब कैसे पढ़ी, हमको कैसे पता चला? हमको कैसे पता चला कि नेफ्रॉन जो है, दैट वाज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वो कैसे फंक्शन पड़ रहा है, कर रहा है, हमको कैसे पता चला? ठीक है, तो जितना भी ये फिजियोलॉजी होता है एनिमल्स का, उसको स्टडी करने के लिए हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं उनके ऊपर, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको वो एनिमल लैब में चाहिए। तो लैब स्टडीज के लिए और फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। ठीक है, हमने किस लिए बनाए? टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हमने क्या किया कि उनकी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना दिए, इसलिए ताकि हमको पता चल जाए कि भाई हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, उनकी वर्किंग क्या है, कैसे काम कर रहे हैं वो। उसके लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए। फिर उसके बाद में आता है, आपको पता है इतना सारा डिजीजेस होती है जिसकी जो टेस्टिंग होती है इंजेक्शन की या दवाइयों की, वो हम पहले एनिमल्स पे करते हैं। बहुत साल पहले क्या था कि चिंपैंजी वगैरह या मंकी, इन पे पहले टेस्ट करते थे ह्यूमन पे दवाइयां अप्लाई करने से पहले। अब तो बैन हो चुका है इन पे टेस्टिंग, तो अब इन्होंने चूहे पकड़ लिए हैं। ठीक है, तो रैट पे बहुत बढ़िया टेस्टिंग हो जाती है सारी ड्रग्स की, सारी दवाइयों की। तो रैट इसलिए सबका फेवरेट ट्रांसजेनिक एनिमल है।
ठीक है, रैट में कोई भी दवाई का आपको टेस्ट करना है, कोई भी मेडिसिन का, कोई भी इंजेक्शन का टेस्ट करना है, रैट पे टेस्ट करो, वो इफेक्ट दिखाएगा। और मार्कली मतलब उससे मिलता जुलता इफेक्ट ही फिर ह्यूमन भी दिखाएगा। ठीक है, बिकॉज बोथ आर मैमल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आता है कि एक तो हमने पढ़ लिया नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। दूसरा, हम डिजीज की स्टडी करने के लिए यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। तीसरी चीज, हम बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बनाने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने क्या किया कि हमने फॉर एग्जांपल कोई भी काऊ लो, ठीक है, हमने क्या किया, एक ट्रांसजेनिक काऊ ली। ठीक है, ट्रांसजेनिक काऊ थी, ट्रांसजेनिक काऊ का नाम था रोजी। रोजी उसका नाम रख दिया। क्या थी ये, ट्रांसजेनिक काऊ थी। और क्या फायदा हो रहा था हमको इससे कि भाई ये तो हमें दे रही थी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मिल्क, बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिल्क दे रही थी ये, बिकॉज इसके मिल्क में था अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन एक ट्रांसजेनिक काउ थी, बनाई गई थी 1997 के आसपास। क्या कर रही थी ये, इसके मिल्क में था अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब इससे हमको क्या फायदा है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में ठीक है हमारे पास और भी बहुत सारी काउ है, तो हमने ट्रांसजेनिक काउ ही क्यों बनाई, इससे हमको क्या फायदा हो रहा है, फायदा हमको ये हो रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। क्या था, इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी जो थी वो बढ़ रही थी, और इतनी हद तक बढ़ रही थी कि जो ह्यूमन मिल्क है, जो ह्यूमन फीमेल मिल्क सिक्रीट कर रही है, उससे भी ज्यादा पौष्टिक, उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशियस मिल्क इसका था। तो फिर हमने क्या किया, जब ये सब पता चल गया कि हाँ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, तो हमने क्या किया, ठीक है इसको एज ए सब्सटीट्यूट भी हम यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए हम लोग ये काउ का मिल्क, ये वाली जो काउ थी ट्रांसजेनिक काउ, उसका मिल्क भी हम यूज कर सकते हैं फॉर टोडलर्स या फॉर द इन्फेंट्स, उनके पीने के लिए या उनके न्यूट्रिशन इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुई, आज भी बहुत फेमस है। ठीक है, इवन ऐसा भी बोला जाता है कि जो ह्यूमन मिल्क है उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशन क्वालिटी जो है वो इस ट्रांसजेनिक काउ, इस रोजी में थी। ठीक है, तो ह्यूमन, ऑल्दो कहा जाता है कि ह्यूमन जो बच्चा पैदा होने के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है, उसमें जो मिल्क सिक्रीट हो रहा है ह्यूमन से, वो बहुत ही न्यूट्रिशनल होता है, बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। बट इस काउ का मिल्क उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशनल था। ठीक है, एक इसके लिए यूज होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दूसरी चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये तो एक एग्जाम्पल था ना, एक एग्जाम्पल था ये अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो हमने बताया, एक एग्जाम्पल था ये। एक होता है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो था, हमने ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनवाया था एक ट्रांसजेनिक एनिमल से ही, और इस प्रोडक्ट को हमने फिर यूज किया टू ट्रीट एम्फीसीमा। एम्फाइसिमा, एम्फाइसिमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, जो ज्यादा सिगरेट दार ये सिगरेट बीड़ी या ये सब, इन सब चीजों का जो ज्यादा यूज करते हैं, उनमें ये डिजीज बहुत कॉमन है एम्फीसिमा। तो एम्फीसिमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए हमने एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन नाम का एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट निकलवाया था ट्रांसजेनिक एनिमल से ही। ठीक है, तो देख लो अब डिजीज ट्रीटमेंट में भी कितना हेल्प कर रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक, नेक्स्ट आता है जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है, दैट इज वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया रैट्स आर फेवरेट। ठीक है, कोई भी वैक्सीन का हमको टेस्ट करना है तो मैक्सिमम चांसेस है उसको रैट पे हम पहले टेस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उसकी फिजियोलॉजी उसके बाद देखेंगे कि क्या चेंज आया है उसकी फिजियोलॉजी में उस वैक्सीन के देने के बाद। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट आता है इसमें अबाउट दी केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी के लिए कि हम जो केमिकल्स बना रहे हैं वो कितने सेफ हैं, आर दे सेफ फॉर यूज, उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हम क्या करते हैं, कोई ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बना दिया, उसमें हमने कौन सा जीन डाला, हमने उसमें डाल दिया कोई पर्टिकुलर टॉक्सिन सेंसिटिव जीन, कोई भी टॉक्सिन ले लो आप, उसके लिए सेंसिटिव जीन जो है हमने उस एनिमल में डाल दिया, उसको बना दिया ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ये एनिमल जो है इस वक्त बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एक पर्टिकुलर टॉक्सिन के लिए, मान लो टॉक्सिन एक्स, ठीक है। इस एक्स टॉक्सिन के लिए ये ट्रांसजेनिक एनिमल इस वक्त बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर हम इस टॉक्सिन को इस ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोवाइड करवाएंगे या देंगे, तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स उसके खिलाफ बहुत सारे इफेक्ट शो करेगा, और फिर हम उस इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसी इसी टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो फूड आइटम्स है, बहुत सारी जो मेडिसिन है, बहुत सारे जो केमिकल्स है, उनकी टेस्टिंग करते हैं कि भाई इसमें कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट तो नहीं है, क्या ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए सही है, क्या ये ह्यूमन फूड एज अ ह्यूमन फूड हम दे सकते हैं मार्केट में। तो उसके लिए हम केमिकल सेफ्टी के लिए, टॉक्सिन सेफ्टी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, ठीक है। अब सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, पर कोई भी टेक्निक हो, कोई भी बायोलॉजिकल चीज हो रही है जो लैब में हो रही है, उसके लिए क्वेश्चंस तो उठेंगे ही, ठीक है। जैसे आईवीएफ पे क्वेश्चंस उठे थे, जैसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चन उठे थे, तो क्वेश्चंस तो देखो उठेंगे, ठीक है। इंडिया है, एथिकल है, मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा है हमें, ठीक है। और विच आर बियॉन्ड साइंस, ठीक है। तो जो साइंटिफिकली प्रूव हम नहीं कर सकते कुछ चीजें, ठीक है। तो एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, सिर्फ इंडिया में नहीं और भी बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं। इश्यूज देखो, सबसे पहला इशू क्या होता है कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन उठता है कंज्यूमर की तरह, अगर आप देखें, एक साइंटिस्ट की तरह देखें, किसी भी तरह से अगर आप देखें, तो एक क्वेश्चन उठेगा कि हम अगर किसी एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, तो क्या ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसका हमारे एनवायरनमेंट पे कोई इल इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इकोसिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि वी हैव फूड चेन, फूड चेन में बहुत बढ़िया तरीके से एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो है एनर्जी, फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स इनका ट्रांसफर हो रहा है, राइट। और वो प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, और हो सके तो टर्शरी कंज्यूमर भी, ऐसे ही जा रहा है एनर्जी एंड फूड, राइट। अब हमने क्या किया, कोई ना कोई एनिमल को हम ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, ठीक है। कोई एनिमल को हम ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, तो क्या उससे इस फूड चेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक है। या हमारा जो इकोसिस्टम में बैलेंस बना हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये बात आ जाती है इसमें कि क्या ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बनाया है, इससे हमारे इकोसिस्टम को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, और अगर है तो उसको हम फिर आगे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया में पता होना चाहिए ये बात आपको, दैट इन इंडिया एक कमेटी हमने बनाई हुई है, जिस कमेटी का नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये जो कमेटी बनाई है, ये मेक श्योर करेगी और डिसाइड भी करेगी कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, या जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है, क्या वो पब्लिक सर्विस के लिए सेफ है, क्या वो पब्लिक सर्विस के लिए सही है। अगर उनकी टेस्टिंग के बाद उनको पता चला कि उसमें कुछ गड़बड़ है, हम इसको पब्लिक सर्विस के लिए नहीं दे सकते क्योंकि इकोसिस्टम को अफेक्ट पड़ेगा या कुछ और इसके इल इफेक्ट्स है, तो फिर वो आगे उसको रेफर नहीं करेंगे, वो ट्रांसजेनिक एनिमल पे यूज नहीं होगा, ठीक है। या वो जो भी पॉलिसी है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की, वो आगे नहीं जाएगी। अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, उससे किसी को कुछ खतरा नहीं है, उससे इकोसिस्टम को कोई इल इफेक्ट नहीं हो रहा, और वो ह्यूमन यूज के लिए बिल्कुल सेफ है, ह्यूमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो ये कमेटी उसको अप्रूव कर देगी, जाओ इस ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज कर लो, ठीक है। ये इंडिया में ऐसा कमेटी एक बनाया हुआ है फॉर द अप्रूवल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लास्ट चीज आती है एक बायोपायरेसी। जब साइंस आ जाती है ना, तो साइंस में बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं, और जब बहुत सारे आइडियाज होंगे तो उन आइडियाज को चुराने वाला भी कोई ना कोई तो होगा ही, ठीक है। हर हर कोई चाहता है कि मैक्सिमम रिसर्च,
मैक्सिमम प्रपोजल्स, मैक्सिमम जो साइंटिफिक अप्रोचेज है वो हमारे ही देश से जाए, हर कोई चाहेगा। ठीक है, तो उसके लिए कभी कभी कुछ इलीगल चीजें भी हो जाती है, तो वो बायोपायरेसी में हम लोग पढ़ते हैं। बायोपायरेसी में क्या होता है कि देखो, बहुत सारे जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है बहुत सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, कुछ भी हो सकता है वो कोई ना कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो सकता है, कोई ना कोई नेटिव प्लांट हो सकता है किसी देश का, कोई ना कोई एनिमल हो सकता है, या कोई ना कोई केमिकल या ड्रग भी हो सकता है। ठीक है, तो बायोपायरेसी में क्या होता है, कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स जो है वो कोई कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो बिना किसी कागजी तौर पे या इलीगल तरीके से उसको अपने कंट्री का बना दे या अपनी कंट्री में उसको पेटेंट दे दे। ठीक है, हमने क्या किया, जो ये इलीगल काम कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, कोई भी रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जो इसका भी एग्जाम्पल था एक्चुअली, जैसे कि बासमती। बासमती हमको पता है अपनी है, हमारे देश की है। ठीक है, तो हमारे देश ने बनाई है बासमती, तो राइट, हमारे देश की ये फसल है, हमारे देश ने बनाई है, इंडिया की है। बट एक अमेरिकन कंपनी थी 1997 में, उस कंपनी ने क्या बोला, बिना इंडिया से परमिशन लिए, बिना कागजी तौर पे, इलीगल तरीके से, बिना इंडिया को पेमेंट दिए, उन्होंने क्या किया, बासमती को अपने देश का पेटेंट बना दिया कि मतलब ये हमारे देश से है, ये हमारी खोज है, या ये हमारे चावल है। ठीक है, तो उन्होंने अपने देश का पेटेंट बना दिया इलीगल तरीके से, ऑल्दो हाँ ठीक है, फिर बहुत सारे केस हुए, अब हमें दोबारा पेटेंट मिल गया बासमती का। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल जो है, एक होता है एक प्रोटीन का नाम है ब्रेजीन प्रोटीन, ब्रेजीन, BRA प्रोटीन, ब्रेजीन प्रोटीन। ब्रेजीन प्रोटीन जो है वो नेटिव है अफ्रीका का। ठीक है, ब्रेजील से ब्राजील वगैरह। ठीक है, तो नेटिव है ये अफ्रीका का। ओके, अब है तो अफ्रीका का, पर इसका पेटेंट ले लिया यूएसए ने कि भाई ये प्रोटीन हमने बनाया, या ये हमारे देश का साइंटिफिक अप्रोच है, या ये हमारी लैब में बना हुआ है, या ये हमने बनाया, ये हमारा पेटेंट है, पर है तो ये अफ्रीका का। ठीक है, तो उन्होंने पेटेंट अपने पास ले लिया यूएसए ने कि भाई ये तो हमारा है, इलीगल तरीके से, बिना पेमेंट किए अफ्रीका को, बिना बताए अफ्रीका को, और बिना किसी कागजी सबूत के पेटेंट कर लिया इन्होंने। ठीक है, तो फिर उसके बाद में फिर केस वगैरह होता है, सब कुछ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, सो दैट वाज इट कि बायोपायरेसी में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश का कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स अपने नाम कर लेती है। ठीक है, एक तरह से किसी देश की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। अब प्रॉपर्टी में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, वो कोई भी प्रोटीन हो सकता है, कोई भी एंजाइम हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है। ठीक है, वो अपने नाम कर लिए इन्होंने। ओके, और अपने नाम करके पेटेंट करवा लिया, भाई ये तो हमने बनाया। ओके, बहुत सारे और पेटेंट्स बने, आपको पता है इंडिया इज अ स्पाइस नेशन, बहुत सारी स्पाइसेस है इंडिया में। ठीक है, मसाले बहुत है अपने पास, राइट। तो मसाले इन द सेंस, जैसे ये हल्दी, नीम, ये कितना ज्यादा मेडिसिनल जो यूज है इन मसालों का, बहुत ज्यादा है। ठीक है, आयुर्वेदा ये सब इसमें बहुत यूज होता है, राइट, पता है आपको क्या फायदे हैं हल्दी के, क्या फायदे हैं नीम के। अब इनके फायदों, लिस्ट ऑफ इनके फायदों को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज ने ट्राई किया था कि इसको हम अपने देश का पेटेंट बना लें, हल्दी और नीम। ठीक है, पर हो नहीं पाया, खैर ये। ओके, so this was all about transgenic animals and issue and bioparisy. Okay, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे about principles of variation. ठीक है, principles of inheritance and variation हम लोग स्टार्ट करेंगे। Principles of inheritance and variation in short is all about Mendelian genetics. ठीक है, it's all about Mendelian genetics, which is the term is taken from the name of the scientist known as G.J. Mendel. ठीक है, जीजे मेंडल जो था उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है आज के समय में। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, छोटी मोटी। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स में आपको एक बार समझा देती हूँ क्या क्या है। एक तो है इनहेरिटेंस।
Inheritance is what? It is simply the transfer of some characters from parents to their offspring. Offspring मतलब progeny या next generation. ठीक है, पेरेंट्स से उसकी प्रोजनी में कुछ कैरेक्टर का ट्रांसफर होना इज इनहेरिटेंस. ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज इनहेरिटेंस. वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है कि ऐसा कैरेक्टर जिससे जो प्रोजनी है वो अपने पेरेंट्स से डिफर कर रही है. ठीक है, जो प्रोजनी है वो अपने पेरेंट्स से डिफर कर रही है. ओके, दैट इज वेरिएशन. वेरिएशन सिर्फ प्रोजनी और पेरेंट में नहीं, और भी बहुत सारी चीजों में वेरिएशन आ सकता है. ठीक है, अब वेरिएशन किस बेसिस पे आ सकता है? बाहरी दिखावे पे भी आ सकता है. अब जैसे आपके पेरेंट्स हैं, हो सकता है आपके बोल देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, श्रुति अपने पापा पे गई है और रवि अपनी मम्मी पे गया है, ऐसे बोल देते हैं. पे गया है मतलब कि हाँ, हो सकता है श्रुति की आंखें अपने पापा से मिलती हूँ, उसके पापा की हूँ ब्लू आईज, श्रुति की भी हूँ ब्लू आईज. ठीक है, और रवि की मम्मी की हो करली हेयर और रवि के भी हो करली हेयर. ठीक है, तो ऐसे बोल देते हैं हम कि ऊपरी दिखावे से, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसे वेरिएशन हो रहा है. दूसरी तरह का वेरिएशन होता है साइटोलॉजिकल वेरिएशन. मतलब सेल्स में चेंजेस आ गए हैं, उनके जीन्स में भी चेंजेस आ सकते हैं, उससे भी वेरिएशन हो सकता है. ठीक है, वेरिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इवोल्यूशन के लिए. बहुत सारी वेरिएशन जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर इवोल्यूशन होता है, फिर प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज होता है. ठीक है, मेंडल थे, मेंडल ने बहुत सारे लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के. हमने ये तो पता कर लिया कि इनहेरिटेंस इज पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन, पर उसका कोई रूल भी तो होगा, कोई उसके लॉज भी तो होंगे. वो रूल और वो लॉज मेंडल ने बनाए, जिनको हमने बोला मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. हमने क्या किया, ये जानने की कोशिश की कि मेंडल ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया कि उनको लॉज ही पता चल गए इनहेरिटेंस के, उनको तरीका ही पता चल गया कि किस तरह से इनहेरिटेंस हो रहा है, किस तरह से कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं. उनको ये कैसे पता चला, उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? फिर हमको पता चला, हाँ, मेंडल ने पी प्लांट पे, एक लेग्यूमिनस प्लांट है, पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. पाइसम सेटाइवम नाम का प्लांट था. ठीक है, पाइसम सेटाइवम, गार्डन पी. ओके, पाइसम सेटाइवम नाम का प्लांट था. बहुत सालों तक उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू किया था. और पी प्लांट को चुनने का सबसे मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि सबसे पहली बात, आपको पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ दिख जाते हैं. ठीक है, वो कैरेक्टर्स अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से चूज किए उन्होंने. बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको एक साथ दिख जाएंगे पी प्लांट पे. ठीक है, दूसरी चीज, जो पी प्लांट होता है उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, और इसी छोटे लाइफ स्पैन की वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको देख पा रहे थे जल्दी. अगर पी प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको देखने के लिए टाइम लगता, और इतना टाइम लगता तो बहुत साल लग जाते इसको. ठीक है, 6-7 साल में उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो गए. और मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके पास लिखित ऑब्जर्वेशन थी, रिटन ऑब्जर्वेशन थी, स्टेटिस्टिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में. ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना पूरा डाटा बनाया हुआ था अपनी ऑब्जर्वेशंस का नंबर्स में. ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस बनाई थी 6-7 साल में. ठीक. ओके, एक तो था कि पी प्लांट जो है उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, इसलिए उन्होंने चूज किया पी प्लांट. दूसरा था कि आपको देख के ही पता चल जाएगा बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में पी प्लांट में, इसलिए भी उन्होंने चूज किया पी प्लांट. दूसरी, जो पी प्लांट है उसमें जो फ्लावर्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन शो कर सकते हैं. ठीक है, जो पी प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन शो कर सकते हैं, इसलिए भी चूज किया उन्होंने पी प्लांट कि ठीक है ये तो सेल्फ पॉलिनेशन ही शो कर रहे हैं, फटाफट हो जाएगा इसमें तो. ठीक. चौथी बात क्या थी कि जो पी प्लांट है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन बड़ा आसान था. ठीक है, अगर हमको चाहिए कि हम किसी और, ये मान लीजिए दिस इज प्लांट 1 एंड दिस इज प्लांट 2, हमने क्या कहा, पी प्लांट विल शो सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक ही फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेट करेगा. राइट.
बट इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो कोई और प्लांट 1 में से मान लीजिए हमने पॉलन ग्रेन्स लिए और इस पॉलन ग्रेन को प्लांट 2 के स्टिग्मा पे लैंड करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन भी बड़ी आसानी से हो पा रहा था पी प्लांट में, इसलिए भी चूज किया उन्होंने पी प्लांट, ठीक। मेंडल का तरीका जो था काम करने का बड़ा ही अनोखा और डिफरेंट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 7 कैरेक्टर्स लिए, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स लिए और ऐसे कैरेक्टर्स चूज किए जो कॉन्ट्रास्टिंग थे। ये स्टेटमेंट जितनी मुश्किल सुनने में लग रही है उतना ही इजी इसका एक्सप्लेनेशन है। देखो उन्होंने क्या किए, 7 कैरेक्टर चूज किए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहला कैरेक्टर मान लो था हाइट, हाइट ऑफ पी प्लांट, ओके। अब हाइट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, राइट। तो हाइट कैन बी टॉल, हाइट कैन बी ड्वार्फ और शॉर्ट, ठीक है। एक ही कैरेक्टर है, दिस इज कैरेक्टर, पर उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं कि हाइट बड़ी भी हो सकती है, हाइट छोटी भी हो सकती है। ऐसे ही बड़ी चालाकी से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया और हर एक कैरेक्टर के दो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड जो था वो ग्रीन भी हो सकता था, येलो भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड राउंड भी हो सकता था और रिंकल्ड मुरझाया हुआ भी हो सकता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोजिशन ऑफ फ्लावर ऑन दी प्लांट, फ्लावर का पोजिशन बिल्कुल एक्साइल टर्मिनल पे भी हो सकता था और बेस पे भी हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया एंड एवरी कैरेक्टर वाज शोइंग 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स व्हिच वाज अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया टू डू द इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट बाय द मेंडल, ओके। तो ये मेंडल ने अपना अलग से तरीके से एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया करना, ठीक है। उनका जो टेक्निक था, उनका टेक्निक ये था कि उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, जो भी उनके पास प्लांट्स थे उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, ठीक है। किसी अनडिजायरेबल पॉलन मतलब किसी और प्लांट से पॉलन लेके, किसी और पी प्लांट से पॉलन लेके उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था पी प्लांट्स में, ठीक है। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया तरीके से उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवा के सारा डाटा लिखा कि जो पेरेंट है उसके कैरेक्टर क्या थे, ठीक है। और जो F1 जनरेशन या आगे आप पढ़ेंगे ये सब कि जो पहली जनरेशन आई है आगे, जो ऑफस्प्रिंग आया है उसके कैरेक्टर क्या थे, ठीक है। मान लो जो पेरेंट लिया उसने कि भाई क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन वाले मेथड इन्होंने फॉलो किए थे, तो मान लीजिए इन्होंने पॉलन ग्रेन लिया एक ऐसे प्लांट से जो शो कर रहा था टॉल का करेक्टर, ठीक है, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल, ये सब आगे पढ़ेंगे आप। और जो स्टिग्मा पे जहां पे लैंड करवाया इन्होंने पॉलन ग्रेन, उस प्लांट का जो हाइट था दैट वाज डॉर्फ। तो मतलब एक पेरेंट का जो कैरेक्टर है दैट इज टॉल, एक पेरेंट का कैरेक्टर इज डॉर्फ। इन दोनों को करा दिया इसने क्रॉस पॉलिनेट। F1 जनरेशन या पहली जनरेशन में क्या देखा इसने, पहली जनरेशन में ये देखा, F1 जनरेशन में F1 जनरेशन में इन्होंने क्या देखा कि जो ऑफस्प्रिंग था उस ऑफस्प्रिंग में एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आए, यानी मान लो ऑफस्प्रिंग था टॉल, ठीक है। तो इस तरह से उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें जो F1 जनरेशन है उसके कैरेक्टर फिर उसने देखे कि कौन कौन से कैरेक्टर कहाँ कहाँ उसको क्या क्या मिल रहे हैं, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ओके। तो ये सारी चीजें जो है वो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में किया, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर लिए थे और उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं आप स्टेम हाइट, ठीक है, हाइट जो है टॉल हो सकती है, डॉर्फ हो सकती है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ये हो गए। फ्लावर कलर वॉयलेट हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल हो सकती है, टर्मिनल हो सकती है। एक्सियल मतलब कि बीच में और टर्मिनल मतलब कोने पे, ठीक है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड हो सकता है या कॉन्स्ट्रिक्ट, पॉड शेप मतलब वो जो मटर के छिलके होते हैं वो, ठीक है। तो वो अच्छे खासे भरे भरे फूले फूले हो सकते हैं या बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड ऐसे पतले से सूखे हुए हो सकते हैं, ठीक है। पॉड कलर जो मटर के छिलके है उसका कलर ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। सीड शेप अच्छी खासी राउंड होगी या रिंकल्ड सूखी सूखी होगी। सीड कलर येलो कलर की सीड होगी या तो ग्रीन कलर की सीड होगी, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स उन्होंने फिर देखे और उनके ऊपर फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, लॉज ऑफ
segregation, law of dominance, law of independent assortment, co-dominance and incomplete dominance. ये हम next lecture में पढ़ेंगे. ठीक है? So this was all for today's lecture. Thank you.